सभी कर्मयोगियों का कर्मयोग क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। सीटेट की प्रीवियस ईयर सीरीज में हम ऑनलाइन एग्ज़ाम 10 जनवरी 2022 को जो संपन्न हुआ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस 30 मिनट में देखेंगे। ये हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक्सप्लेनेशन सहित आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यही कथन सही नहीं है, क्योंकि विकास जो है आपके आसपास के वातावरण से, आपकी संस्कृति के अन्य फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बालक के विकास में माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक एवं मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। पहला पॉइंट क्या है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। ए नंबर, जन्म पूर्व अवस्था। बी नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी, वयस्क अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि बालक बाल्यावस्था में ही भाषा अर्जन करता है। व्याख्या देखेंगे। भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था को सबसे संवेदनशील अवस्था माना गया है। यह 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच होती है। यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौने की उम्र या प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है तथा बाहरी विशेषताओं के माध्यम से वस्तुओं की तुलना करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिवार आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी, धर्म अभिभावक। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल कामा धर्म। ऑप्शन नंबर डी, परिवार कामा स्कूल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि स्कूल और धर्म बच्चे के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है, क्योंकि द्वितीयक सामाजिकरण का अर्थ उस व्यक्ति के जीवन के चरण से है जिसमें बालक सीखता है कि समाज के में कैसे कार्य करना है। यह शिशु के बचपन के चरण से गुजरने के बाद और वयस्क होने की ओर बढ़ने के बीच का समय है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में स्कूली शिक्षा और सहकर्मी समूहों जैसे साधनों के माध्यम से शुरू होती है, जैसे मीडिया, स्कूल, दोस्त, धर्म आदि सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चों में संरक्षण की प्रवृत्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष में आ जाती है, जिसमें बच्चों में यह समझ आ जाती है कि बाहरी दिखावे में
बदलाव होने पर भी वस्तुओं के कुछ भौतिक गुण समान रहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति का विकास होता है तथा बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन आरंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को, सॉरी इसका ऑप्शन नहीं बता, ऑप्शन बता तो दिया शायद सी नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, अच्छा व्याख्या भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण के मौके देना। ऑप्शन नंबर बी, ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर सी, क्रमित करने के कार्य देना। ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संसाधन देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को ऐसी समस्याएं नहीं देना चाहिए जिनके समाधान में अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन आरंभ कर देते हैं, जिससे मूर्त संसाधन देने पर वे समस्या का समाधान आसानी से कर लेंगे, परंतु अमूर्त कार्यों को करने में बालकों को कठिनाई होगी, क्योंकि अमूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन बालकों में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी 11 से 15 वर्ष में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य ऑप्शन नंबर ए, उनकी आत्म केंद्रिता का दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर सी, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर डी, उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच कहलाता है, जिसमें बालक स्वयं के कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं तथा निर्देशित करते हैं, जबकि पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषण कहा है, जिसमें बच्चा यह मान लेता है कि वह दुनिया का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोस्की ने। ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी, वी.एफ. स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेव वाइगोस्की ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मंत्रिमंडल, परिवेश का व भाषा का प्रभाव पड़ता है तथा संस्कृति, भाषा बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास
स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। इस स्तर पर व्यक्तिगत अधिकार व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जिसमें व्यक्ति कानूनों और नियमों को मानवीय उद्देश्यों में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखता है तथा व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। अतः यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे समाज के साथ समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? ऑप्शन नंबर ए, मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सी, स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेर बदलने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है डैश अंतःक्रिया व संवाद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कथन है जो कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। इसके विकल्प देखेंगे। विकल्प नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी नंबर, ए और आर दोनों को सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी देखेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषिता। ऑप्शन नंबर बी, एक भाषावाद। ऑप्शन नंबर सी, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। ऑप्शन नंबर डी, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, बहुभाषावाद। इसकी व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता पर बल देती है। युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद के विशेष संज्ञानात्मक लाभ हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को प्रारंभिक चरण से शुरू करके विभिन्न भाषाओं से अवगत कराया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुभाषिता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें निम्न हैं। पहला पॉइंट क्या है? शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमान्यता कक्षा 8 और उससे आगे तक घरेलू भाषा यानी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। शिक्षकों को उन छात्रों के द्वारा द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री शामिल है, जिनकी घरेलू भाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर यानी पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। सभी छात्रों को सभी भाषाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। किसी भाषा के अच्छी तरह से शिक्षण और अधिगम के लिए उसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? ऑप्शन नंबर ए, सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। ऑप्शन नंबर बी, 328 को 984 से गुणा करो। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। यह प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, क्योंकि इस चिंतन में क्रमानुसार, सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक तरीकों से किसी भी तथ्य या कथन की विश्लेषण व व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, जिससे शिक्षिका को बालकों की प्रतिभा की जानकारी होगी और वह उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर कक्षा का सुचारू रूप से संचालन करेगी एवं एक प्रभावशाली कक्षा कक्ष का निर्माण करेगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर है। एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसी सिफारिश की गई है। ऑप्शन नंबर ए, केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला। ऑप्शन नंबर बी, निजी विद्यालयों में आरक्षण। ऑप्शन नंबर सी, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी, उनके लिए अलग विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार 2009 के खंड 12 द्वारा निजी स्कूलों में 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर डी, डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी, डिस्पैरेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिसकैलकुलिया गणना से संबंधित है, तो डिसकैलकुलिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए, बैठने की निश्चित व्यवस्था यानी फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर बी, फ्लैक्सिबल करिकुलम यानी लचीला पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मानकीकृत आकलन। ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड पेडागोजी यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लचीला पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन नंबर ए, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें।
ऑप्शन नंबर बी, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। ऑप्शन नंबर सी, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। ऑप्शन नंबर डी, उनमें सफलता की कम उम्मीदें रखें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, संकल्पना मानचित्रण। ऑप्शन नंबर बी, खोजी अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, सहज अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर डी, पैसिव इमिटेशन यानी निष्क्रिय नकल से हमको बचना चाहिए। निष्क्रिय नहीं कर देना चाहिए विद्यार्थियों को, उनको एक्टिव रखना है, क्योंकि वो सक्रिय ज्ञान के सृजन करता है, अधिगम करता है। क्वेश्चन है हमारा, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। ऑप्शन नंबर ए, गैर संदर्भीकरण। ऑप्शन नंबर बी, विस्तारण। ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध। ऑप्शन नंबर डी, रोट मेमोराइजेशन यानी रट कर याद करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का विस्तारण तत्व सहायक है, जबकि सूचना का गैर संदर्भीकरण, उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध तथा रटकर याद रखना जैसे तत्व किसी अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। दूसरा कूट है सामान्य भ्रांतियाँ। कूट नंबर 3 है विषय सीखने के लिए पूर्व इच्छाएँ। अब कूट नंबर 4 विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। तो इसका डी नंबर सही होगा, यानी चारों पॉइंट सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपादक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी, पूछताछ आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण की व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर डी, रोट मेमोराइजेशन यानी रट कर याद करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूछताछ आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए, घोषणात्मक। ऑप्शन नंबर बी, अधिसंज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी, संदर्भित शब्दार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अधिसंज्ञानात्मक। इसकी व्याख्या देखेंगे। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिसंज्ञानात्मक किसी की अपनी सोच और सीखने के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। अधिसंज्ञान का अर्थ है संज्ञान के बारे में संज्ञान के बारे में संज्ञान, यानी सोच के बारे में सोच, जानने के बारे में जानना और किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूकता है। अधिसंज्ञान में स्वयं की निगरानी करना और स्वयं की सीखने की प्रक्रियाओं को ठीक से शामिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन यानी समावेशन। ऑप्शन नंबर बी, खंडीकरण यानी चेकिंग। ऑप्शन नंबर सी, कंडीशनिंग यानी अनुबंधन। ऑप्शन नंबर डी, मेटा कॉग्निशन यानी अभिसंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खंडीकरण, क्योंकि टुकड़ों में बांट कर किया जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, खंडीकरण। नए क्वेश्चन नंबर 27 है, नए स्पष्टीकरण तैयार करना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जानना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन यानी समावेशन का। ऑप्शन नंबर बी, मिसकॉन्सेप्शन यानी भ्रांति का। ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर डी, रोट मेमोराइजेशन यानी रट कर याद करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समस्या समाधान।
धान। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। सही विकल्प चुनना है हमें इसमें। ऑप्शन नंबर ए में है, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है कि ऑप्शन नंबर बी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी नंबर, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके सकारात्मक पहलुओं को छात्रों को समझाना चाहिए, क्योंकि भ्रांतियाँ गलत नहीं होती हैं तथा इनमें कुछ न कुछ चिंतन प्रक्रिया होती है। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। व्याख्या देखेंगे। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को एक दूसरे से गुथे हुआ देखते हैं, क्योंकि भावना के उत्पन्न होने के लिए निर्णय, मूल्यांकन या विचारों के रूप में संज्ञानात्मक क्रिया आवश्यक है। अतः विकल्प भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए, मूर्त और अत्यधिक जटिल। ऑप्शन नंबर बी, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। ऑप्शन नंबर सी, अप्रासंगिक। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या? उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ जब देखते हैं विद्यार्थी तो उसको प्रासंगिक समझेंगे। इसकी व्याख्या देखेंगे। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है, क्योंकि अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को वे भली भांति जानते व समझते हैं। इसलिए जब शिक्षक उन्हीं कार्यों को सिखाता है तो वे अत्यंत ही रुचि के साथ क्रियाकलापों में भाग लेते हैं व उन कार्यों के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं। सभी दोस्तों का, कर्मयोगियों का, पुरुषार्थ संपन्न पुरुषों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, क्योंकि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें अभी हम बाल विकास को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम ईवीएस कवर करेंगे। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।